शक्ति अस्पष्ट थी और हिना और ईशान भी इससे प्रभावित हुए। इस आघात की लहर से प्रभावित होकर ईशान को भी चक्कर आने लगा। हालांकि वह जल्द ही होश में आ गया, लेकिन उसने वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का तीव्र क्षरण महसूस किया। हिना की सिगरेट जो उसके मुंह में थी, आखिरकार उसके मुलायम लाल होठों से गिर पड़ी। शुरू से अब तक जो कुछ भी उसने देखा था, उसके बावजूद हिना ने हमेशा शांत भाव बनाए रखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक गहरा सदमा सा छा गया। हाउशिको हाकी, विजेता आत्मा। आरव को शक भरी निगाहों से देखते हुए और जमीन पर बेहोश पड़े मरीन सैनिकों को देखते हुए उसे आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था। उसके सामने काउबॉय हैट पहने यह लड़का, उसके पास कॉन्करर्स हकी है, जिसे देखने का प्रतिशत लाखों लोगों में से सिर्फ एक होता है। ईशान को भी उस शक्ति का एहसास था जो आरव में अभी अभी फूटी थी। यह उसकी भावनाओं से निकली हाउशोकू हकी थी। इयान ने पहली बार इस शक्ति के अस्तित्व को सचमुच देखा था। बड़ी संख्या में सैनिकों को बेहोश देखकर हिना हक्की बक्की रह गई। ईशान को लगा कि यह एक अच्छा मौका है, इसलिए उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसकी ओर दौड़ा। हिना ने इयान की हरकतें देखीं तो उसने तुरंत अपना पैर उठाया और ईशान की तरफ लात मारी। चाहे सामने वाला इनाम का शिकारी हो या समुद्री डाकू, वह उसे गिराने वाली थी। हिना के आने वाले पैर को देखते हुए ईशान ने उसे रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया, जिससे हिना ने उसकी हरकत पर व्यंग्य किया और उसे नापसंद किया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। इयान के हाथ ने हिना की किक को रोक दिया। अपनी हथेली से हिना की किक को पार करने की बजाय उसने सीधे उसके पैर को अपने हाथ में पकड़ लिया। तुम? हिना चौंक गई। उसकी किक ब्लॉक होने के बाद वह अचानक शक्तिहीन महसूस करने लगी। तब तक वह साफ देख सकती थी कि ईशान ने एक काली हथकड़ी पकड़ी हुई थी, जो पहले से ही उसके पैर में जकड़ी हुई थी। काई कैरोसेकी, समुद्री पत्थर, हिना ने कहा, फिर उसका शरीर धीरे से जमीन की ओर गिर पड़ा। लेकिन आधे रास्ते में उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ऊपर देखा तो पता चला कि ईशान ने उसे पकड़ रखा था। ओह, कितना प्यारा। अब उसे चूमो XD। आपके पास कैरोसेकी क्यों है? हिना ने कमजोरी से पूछा। माफ करना सुंदरी। ईशान मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें इस समुद्री लुटेरों के समूह को पकड़ने नहीं दे सकता। मैं ही उन्हें पकड़ सकता हूँ। इसलिए हालांकि मैं एक समुद्री लुटेरा शिकारी हूँ, मुझे इस बार तुम्हें रोकना पड़ा। हिना के टखने पर कैरोसेकी ने हथकड़ी लगा दी थी, जिससे उसकी ताकत खत्म हो गई और ऐस के शरीर पर लगी बेड़ियां अचानक नरम पड़ गईं, इसलिए जैसे ही उसने यह देखा वह तुरंत मुक्त हो गया। ईशान, क्या मैंने तुम्हें इससे दूर रहने के लिए नहीं कहा था? आरव ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। मैं इतना पंडिताऊ नहीं हूं। ईशान ने कंधे उचकाए और कहा, इसके अलावा मैं कुछ समुद्री लुटेरों की मदद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूं। उसके बाद ईशान ने आरव से कहा, जाओ। तुमने बहुत परेशान कर रखा है। अब तुम एक सच्चे समुद्री डाकू हो और जल्द ही तुम्हारी तलाश की जाएगी। तुम्हारा जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसलिए तुम्हें जिमित और बाकियों के साथ भागना होगा, एक युद्धपोत लेना होगा और निकल जाना होगा। तुम्हारा क्या हाल है? आरव ने उससे पूछा। मुझे रुकना होगा। ईशान ने हिना को गोद में लेकर देखा और कहा, वो भी डेविल फ्रूट इस्तेमाल करती है। उसे तैरना नहीं आता। जब तुम्हारा जहाज डूबेगा तो वो मर सकती है। मुझे उसे किसी दूसरे युद्धपोत पर ले जाना होगा। हिना चुपचाप ईशान और ऐस की बातचीत सुनती रही और एक शब्द भी नहीं बोली।
आरव ने ऊपर देखा और तीसरे युद्धपोत की तरफ देखा जो धीरे धीरे दूसरी तरफ आ रहा था। यह जानते हुए कि अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है, उसने ईशान से कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। ईशान, हालांकि हमारे रास्ते अलग हैं, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार जिंदगी की कामना करता हूं। तुम भी। ईशान ने आह भरी। लगता है आरव को भी पता चल गया है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से टकराते रहेंगे तो और भी मुसीबत खड़ी कर देंगे, इसीलिए उसने ऐसा कहा। आरव अपने जहाज के दाहिनी ओर स्थित युद्धपोत पर कूद गया, फिर रस्सी की सीढ़ी नीचे कर दी ताकि जिमित और समुद्र में मौजूद बाकी लोग ऊपर चढ़ सकें। हालांकि उस युद्धपोत पर बेहोश सैनिक थे, लेकिन ईशान जानता था कि ऐस के व्यक्तित्व के कारण ये समुद्री सैनिक सुरक्षित रहेंगे, बस जब तक वे जागेंगे तब तक खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाएंगे। निश्चित रूप से जब वह किसी द्वीप पर पहुंचेगा तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जहां तक लॉग पोज ग्रैंड कंपास की समस्या का सवाल है, यह आरव और उनके ऊपर है, लेकिन निश्चित रूप से युद्धपोत पर एक ऐसा कंपास मिलेगा जो अगले द्वीप की ओर इशारा करता है। जिमित के साथ भी वे मुश्किल से युद्धपोत को नियंत्रित कर पा रहे थे। जल्द ही ईशान ने युद्धपोत को पलटते और धीरे धीरे दूर जाते देखा। तीसरा मरीन जहाज आया और आरव और उसके दल का पीछा करना चाहता था, लेकिन ईशान जहाज के किनारे खड़ा था, हिना को गले लगा रहा था और उन पर चिल्ला रहा था, इधर आओ, कैप्टन हिना यहाँ हैं। दूरबीन से समुद्री डाकुओं के जहाज की स्थिति देखने के बाद युद्धपोत पर मौजूद मरीनों को आरव का पीछा करना छोड़ना पड़ा और वे ईशान की ओर चल पड़े। जब हम जहाज पर चढ़ेंगे तो मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनना होगा। हिना ने इयान की बाहों में उसे धीरे से पकड़े हुए और दांत पीसते हुए कहा। जो भी हो, ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे यह तो बताना ही भूल गया कि ये कैरोसे की हथकड़ियां असल में मुझे वाइस एडमिरल गोपाल ने दी थीं। वाइस एडमिरल गोपाल। इस समय हिना को आखिरकार यकीन हो गया कि ईशान एक समुद्री डाकू शिकारी है। हालांकि जब वह टीना के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक उनके पैरों के नीचे हुकुम के जहाज से एक तेज आवाज सुनाई दी। इस बार कुदाल वाले समुद्री लुटेरों का जहाज बदकिस्मत रहा। टीना के काले भाले के गोले उसके दोनों तरफ बाएं और दाएं भेद गए। सैकड़ों नौसैनिक उस पर कूद पड़े और जहाज ने काफी देर तक उनका साथ दिया। अब वह आखिरकार ढह गया। ईशान को बस यही महसूस हुआ कि उसके पैर स्थिर नहीं थे और उसके पास बस इतना ही समय था कि वह टीना को अपनी बाहों में कसकर पकड़ सके, टोपी को अपने सिर पर दबा सके, और फिर उसे बर्फीली ठंड का एहसास हुआ। वह समुद्र में गिरने लगा। नमस्कार सभी को, आशा है कि आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। आनंद लें और पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब बर्फ जैसे ठंडे पानी ने उसे छुआ तो ईशान कांपने से खुद को नहीं रोक सका। जहाज के डूबने से इसका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि हिना एक डेविल फ्रूट यूजर है, उसे तैरना नहीं आता, लेकिन ईशान तैर सकता था। उसने हिना को एक हाथ से कसकर पकड़ लिया, धीरे धीरे समुद्र के पानी में प्रवेश किया और सतह पर तैरता रहा, आने वाले नौसैनिकों के बचाव की प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि ईशान ने यह नहीं सोचा था कि हुकुम का जहाज, जिसका पतवार इस समय विघटित हो चुका था, वास्तव में डूब रहा था। हर कोई जानता है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो आसपास के लोग गंभीर खतरे में होते हैं, क्योंकि जब जहाज पानी में डूबता है तो यह एक भंवर पैदा करेगा और फिर मजबूत धाराएं उन्हें एक साथ समुद्र में खींच लेंगी। ईशान को अभी यही स्थिति झेलनी पड़ रही है। इक्के के समुद्री लुटेरों के जहाज के पतवार पर हमले की वजह से जहाज पानी में डूबने लगा था। इस समय उसके ढहने के बाद
उसके डूबने की गति तेज हो गई थी। हालांकि मरीन के युद्धपोत को आने में अभी कुछ समय लगेगा। ईशान को इस समय सक्शन का एहसास हुआ है। समुद्र में लोगों का न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल अलग होता है और जमीन पर ईशान अपनी तेज ताकत के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए उसने हिना को पकड़ लिया और चीखते हुए मजाकिया अंदाज में तेजी से तैरने लगा। जब उसने पाया कि वह अभी भी इस सक्शन से आजाद नहीं हो पा रहा है तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसे तकलीफ होने वाली है। अरे खूबसूरत, तुम्हें 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोकनी होगी, ईशान ने हिना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। इस समय हिना के चेहरे पर बहुत उलझन थी। वह जानती थी कि समुद्र में वह शक्तिहीन हो गई है, इसलिए अगर उसे जीवित रहना है तो उसे ईशान पर निर्भर रहना होगा। जब लहरें उठीं तो एक जोरदार विस्फोट ने ईशान और हिना को तुरंत समुद्र की तलहटी में खींच लिया। ईयान की पूर्व चेतावनी की बदौलत हिना ने भी अपनी सांस रोक ली। हालांकि वह तैर नहीं सकती थी, वह बस थोड़ी देर के लिए ही अपनी सांस रोक सकती थी, और फिर जब जहाज पूरी तरह डूब जाता तो धारा की चूषण शक्ति गायब हो जाती और फिर वे फिर से ऊपर आ सकते थे। ईशान ने हिना को अपने बाएं हाथ में उठाया और अपने दाहिने हाथ से अपनी टोपी को कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि उसकी टोपी में मौजूद डेन मुशी ठीक रहेगी या नहीं, लेकिन वह उसे इस समय छोड़ नहीं सकता था क्योंकि एक बार छूटने पर टोपी धारा के साथ बह जाएगी और हो सकता है कि वह उसे वापस न पा सके। वह बस इसी मुद्रा में रह सकता है, ऊपर की ओर धकेलने के लिए केवल अपने पैरों पर निर्भर रहकर और ऊपर की ओर बढ़ते बल को बनाए रखने की कोशिश करते हुए, ताकि वह और हिना धारा में ज्यादा दूर न बह जाएं। हालांकि डूबते जहाज की सक्शन शक्ति ईशान की कल्पना से कहीं ज्यादा देर तक रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, हिना अपनी सांसें रोक नहीं पा रही थी। समुद्र के पानी ने उसे कमजोर कर दिया था और उसके फेफड़ों की क्षमता भी ईशान के बराबर नहीं थी। जब वह टूटने ही वाली थी तो वह अपने शरीर से जूझने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। जब वो इस तरह हिली तो उसका शरीर अचानक थोड़ा नीचे झुक गया। जब ईशान ने प्रतिक्रिया दी और उसे फिर से कस लिया तो उसने अब उसकी कमर नहीं पकड़ी थी, बल्कि तुरंत उसकी छाती को जकड़ लिया। उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं और उसकी हथेलियां उसकी भरी हुई छाती पर टिक गईं। हिना चौंक गई और चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन वो भूल गई कि वो पानी में थे। उसकी आखिरी सांस बुलबुलों में बदल गई और पानी की सतह पर तैरने लगी। समुद्र का पानी उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गया, जिससे उसका दम घुट गया और उसे बहुत तकलीफ होने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिना डूबकर मर जाएगी, लेकिन इस समय ईयान का मुंह आगे बढ़ा, उसके होठों को चूमा और उसे अपनी आखिरी सांस दी। ईशान वाकई बहुत लाचार था। दरअसल हिना से उसका कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वह उससे उम्र में बहुत बड़ी थी। अगर गलत अंदाजा नहीं लगाया गया होता तो हिना इस समय 29 साल की होनी चाहिए थी। ईशान बस उसके युजी स्टाइल की तारीफ करता था। युजी उन लड़कियों या युवतियों को कहते हैं जो दिखने, शरीर, व्यक्तित्व और स्वभाव में परिपक्व हों और जिनका व्यक्तित्व शांत हो। लेकिन पानी में गिरना वाकई मुश्किल होता है, खासकर जब किसी डेविल फ्रूट यूजर को बचाना हो जो डेविल फ्रूट खाने के बाद तैरने से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। हिना को याद नहीं कि आखिरी बार वो कब इस तरह पानी में नहीं गिरी थी, इसलिए उसका घबराना लाजमी था। इन हालात में ईशान उसे मरने नहीं दे सकता था और उसे उसकी रक्षा करनी ही थी, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए थोड़ी हवा देने के लिए वो किस भी जरूरी था। खुश स्माइली। खुशकिस्मती से हिना आखिरकार सांस लेने में सक्षम होने के बाद शांत हो गई। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह और संघर्ष करे।
समुद्र के पानी में गिरने वाले लोग हमेशा घबराहट में आ जाते हैं। कभी कभी इससे बचावकर्ता और डूबने वाले दोनों की ही मौत हो जाती है, और वह यह जानती थी। पानी की धार धीरे धीरे कम होती देख ईशान ने अपने पैर झटककर सतह की ओर धक्का दिया। दरअसल अब वह अपनी सांस रोक नहीं पा रहा था। इस समय तीसरा युद्धपोत डूबते हुए लोगों की तलाश में आ रहा था। उस समय हुकुम के जहाज पर सिर्फ ईशान और हिना ही नहीं थे, बल्कि इक्के हाओशोकु हकी द्वारा बेहोश किए गए कुछ नौसैनिक भी थे। ये नौसैनिक बर्फीले पानी से जाग गए थे और बेतहाशा सतह पर तैर रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हाँ। जब वे सतह पर पहुंचे तो ईशान और हिना दोनों ने लंबी सांस ली। अपनी कमर से शैतान ब्लेड यमातो को निकालकर ऊपर उठाते हुए अगले ही पल ईशान ने भारी मात्रा में नेम छोड़ा और पूरे ब्लेड को जला दिया। अंधेरी रात में यह धधकती आग बहुत ही मनमोहक थी। युद्धपोत पर मौजूद सैनिकों ने जब इसे देखा तो उन्होंने तुरंत लाइफबोट नीचे उतारी और ईशान और हिना की ओर खींचने लगे। शुक्रिया, हिना हांफते हुए ईशान से फुसफुसाई, लेकिन तुम अपना हाथ कब हिलाओगे? ईशान एक पल के लिए ठिठक गया और फिर पाया कि उसका हाथ अभी भी हिना की छाती पर था, तो उसने जल्दी से उसे उसकी कमर तक ले जाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हालांकि उसके ऐसा कहने के बावजूद ईशान को अभी अभी वो एहसास याद आ गया। हिना ने बरगंडी बैंगनी रंग की मरीन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब तक ईशान को पता चल गया था कि उसकी यूनिफॉर्म में बहुत कुछ छिपा है। उसे लगा कि वो जितना सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हिना ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह एक परिपक्व महिला थी। इतनी छोटी सी बात पर वह शर्माती या शर्मिंदा नहीं होती। वह समझ सकती थी कि उसके पास पहले कोई विकल्प नहीं था। लाइफबोट पर सवार होकर समुद्री युद्धपोत पर लौटने के बाद हिना और ईशान राहत और सुकून महसूस कर रहे थे। हिना डेक पर बैठ गई और जल्द ही एक सैनिक उसके लिए एक सूखा लबादा और एक गिलास गर्म चाय लेकर आया, जबकि ईशान को नजरअंदाज कर दिया गया। हिना ने अपने टखने पर लगी कैरोसेकी, सीस्टोन, बेड़ियों और गीले कपड़ों को देखा। फिर वह खड़ी हुई और बोली, मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। फिर उसने ईशान की ओर देखा और एक समुद्री सैनिक से कहा, इसे एक गिलास गर्म चाय दो। ठीक है। ईशान ने उसे देखकर मुस्कुराया। हिना ने ठंडी सांस ली और बिना पीछे देखे केबिन में चली गई। सिर्फ युद्धपोत पर मौजूद मरीन्स ही ईशान को चौकन्ने होकर घूर रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि कैप्टन हिना को इस आदमी ने बचाया था, क्योंकि ईशान पहले समुद्री डाकू जहाज पर था। सैनिक यह पता नहीं लगा सके कि वह कौन था, इसलिए वे उसके साथ केवल ठंडे व्यवहार से ही पेश आ सके। ईशान को इनसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने सिर्फ अपनी टोपी उतारकर यह देखने की कोशिश की कि डैन डैन मुशी ठीक है या नहीं। जब उसने इसे नीचे उतारा तो ईशान थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसका डैन डैन मुशी अपने खोल से बाहर आ गया था और वह बीमार लग रहा था। क्या हो रहा है? ईशान ने जल्दी से एक मरीन को पकड़ लिया और उससे पूछा। समुद्री पानी के नमक ने ही इसे नुकसान पहुंचाया होगा। मरीन सैनिकों को डैन डैन मुशी का इस्तेमाल करने के ज्यादा मौके मिलते थे। वे उनके बारे में काफी कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने ईशान को समझाया, डैन डैन मुशी भी पानी में रहने वाला जीव है, लेकिन उसे मीठा पानी बहुत पसंद है। समुद्री पानी का नमक उसे निर्जलित कर देगा। उसे समुद्र में भीगने में ज्यादा समय नहीं लगता। बस उसे जल्द से जल्द मीठे पानी में छोड़ देना चाहिए। इसलिए ईशान ने जल्दी से सिपाही से एक बेसिन में थोड़ा ताजा पानी मांगा और फिर उसने उसमें डैन डैन मुशी डाल दिया। प्रभाव काफी अच्छा था। थोड़ी देर बाद डैन डैन मुशी को धीरे धीरे कुछ होश आ गया। जैसे ही ईशान को राहत मिली,
हिना ने कपड़े बदले और केबिन से बाहर आई। सबसे पहले उसने हताहतों के बारे में पूछा। इक्के हकी द्वारा बेहोश किए गए मरीन सैनिक मूलतः बच गए थे। अब मुसीबत सिर्फ युद्धपोत पर मौजूद सैनिकों की थी, जिन्हें आरव ने अगवा कर लिया है। हिना ने इस बारे में सोचा और ईशान को अपने साथ केबिन में आने को कहा। जब वे कमरे में पहुंचे तो उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा समुद्री डाकू दोस्त मेरा युद्धपोत और उसमें सवार मेरे सैनिक लेकर भाग गया। तुम इसे कैसे समझाओगे? आराम करो। ईशान ने उसकी तरफ सिर हिलाया। तुम्हें बस उस युद्धपोत के रास्ते पर चलना है और तुम्हें अपने सैनिक जरूर मिल जाएंगे। बहुत हो गया। हिना बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन अब से तुम मेरी कैदी बनोगी। अगर मुझे मेरे सैनिक नहीं मिले तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हालांकि हिना बहुत आभारी थी कि ईशान ने उसकी जान बचाई, फिर भी वह अपनी सामान्य अवस्था में वापस चली गई। ईशान ने कंधे उचका दिए। उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि ऐस के व्यक्तित्व के कारण उन मरीन सैनिकों को कोई नुकसान या खतरा नहीं होगा। तो क्या इससे तुम मुझे मरीन्स के लिए वांछित बना दोगी? ईशान ने उससे पूछा। मैंने तुम्हारी पहचान जांच ली है। तुम वाकई एक समुद्री डाकू शिकारी हो, और ईस्ट ब्लू के मशहूर समुद्री डाकू शिकारी भी। हिना ने अपने लंबे गीले गुलाबी बालों को झटकते हुए सिगरेट सुलगाई और उसे मुंह में रखा। फिर उसने ईशान से पूछा, सूर्या आजकल कैसा है? ईशान को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि वह सूर्या के बारे में पूछेगी। ईयान की याददाश्त में हिना और सूर्या एक ही दौर के मरीन ट्रेनी थे, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, शुक्र है, समुद्र में जाने से पहले मैंने उसके साथ एक अभ्यास मैच खेला था। वह बहुत ऊर्जावान लग रहा था। हिना हंसी, फिर उत्सुकता से पूछा, तुम तो जाहिर है समुद्री लुटेरों के शिकारी हो, फिर समुद्री लुटेरों से दोस्ती क्यों कर रहे हो? हिना बहुत उलझन में है। बहुत लंबी कहानी है। ईशान ने आह भरते हुए कहा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चिंता मत करो। हिना बोली, मैं तुम पर कोई इनाम नहीं रखूंगी, लेकिन तुम्हारे दोस्त का पता लगाना मुश्किल है। ईशान ने सिर हिलाया, जिसकी उसे उम्मीद थी। दरअसल जब उसने शुरू से ही देखा कि आने वाली मरीन्स की कमांडर हिना है, तो ईशान को अंदाजा हो गया था कि अब भी कुछ करने की गुंजाइश है। नौसैनिकों के बीच अलग अलग विचार और निर्णय होते हैं, जैसे एडमिरल अकैनू, लाल कुत्ता, या वाइस एडमिरल डोबरमन, जिन्हें बास के नाम से जाना जाता है। समुद्री लुटेरों के प्रति उनका निर्णय पूरी तरह से कठोर होता है। अगर उनका सामना ऐसे किसी व्यक्ति से होता है, तो ईयान के समुद्री लुटेरों के जहाज पर अफेयर्स का कोई उचित कारण नहीं होगा। लेकिन हिना अलग थी। हालांकि वह मरीन हेडक्वार्टर में से एक है, लेकिन वह एक सौम्य श्रेणी की है। वह सभी समुद्री लुटेरों से लड़ेगी, लेकिन ईशान के इस खास मामले में उसे कुछ और भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए ईशान ने ऐस के जहाज पर रुककर हिना को बचाने का फैसला नहीं किया। इसी भावना के साथ हो सकता है कि वह अपनी रिपोर्ट में ईशान के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग न करे। दरअसल ईशान भी जानता है कि एक समुद्री डाकू शिकारी की अपनी पहचान बनाए रखना उसके लिए अजीब है। अगर वह शुद्ध रहना चाहता है तो उसे अपनी पहुंच में किसी भी समुद्री डाकू को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह एक पूर्वाग्रह है कि उसका कुछ समुद्री डाकुओं से संपर्क है। आरव उनमें से एक है और भविष्य में जोरो अगला होगा। दरअसल जोरो उसका अपना छोटा भाई है और यह पहचान उजागर नहीं की जा सकती। एक बार जब वह और ललित अपनी यात्रा शुरू करते हैं और समुद्री डाकू बनकर समुद्र में निकल जाते हैं, तो ईशान उन्हें भी नहीं पकड़ पाएगा। इस समय ईशान और गोपाल एक जैसी स्थिति में हैं।
गोपाल एक मरीन वाइस एडमिरल है, लेकिन उसका बेटा रिवॉल्यूशनरी आर्मी का नेता है और उसका पोता आगे चलकर समुद्री डाकू बनेगा, जो बेहद शर्मनाक है। हर किसी के अपने विचार और सपने होते हैं, भले ही वे परिवार ही क्यों न हो, वे दूसरों की पसंद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कुछ सोचते हुए ईशान ने हिना से पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? वापस मरीन हेडक्वार्टर। हिना ने सिर हिलाया और कहा, इस बार आयरन बोन पायरेट्स के घेरे में हमारे साथ यह दुर्घटना हुई। ऑपरेशन अब खत्म ही होगा। तुम्हारे दोस्त आरव ने मेरे सैनिकों को कुछ नुकसान पहुंचाया है और उसके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के बाद मेरे जहाजों की मरम्मत जरूरी है, इसलिए मुझे पहले मरीन मुख्यालय वापस जाना होगा। तो फिर मुझे भी साथ चलने दो, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक हम सबाउडी द्वीपसमूह नहीं पहुंच जाते, मैं तुम्हारे किसी जहाज में ही रहूंगा। ईशान ने अचानक बिना किसी कारण के सबाउडी द्वीप जाने का फैसला कर लिया। इस दौरान जो कुछ हुआ, उसके बारे में सोचने पर उसे पता चला कि वह गलत सोच में पड़ गया था। ग्रैंड लाइन की स्थिति ईस्ट ब्लू से बिल्कुल अलग है। ग्रैंड लाइन पर नेविगेशन के लिए लॉग पोज की जरूरत होती है और वह सिर्फ एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक ही जा सकता था। ऐसे में अगर ईशान किसी समुद्री डाकू को पकड़ भी लेता है तो उसे मरीन बेस तक पहुंचाना और इनाम पाना काफी मुश्किल होगा। उसे अभी तक इस रास्ते पर G3 शाखा का पता नहीं चला है। ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने के बाद ईशान लंबे समय तक इस बिंदु को नहीं देख पाया। जब पिक्सर कैक्टस द्वीप पर मारा गया तो वह अपना इनाम नहीं पा सका। इसके अलावा यदि वह G3 शाखा का आधार भी पा लेता है और आगे जाकर समुद्री डाकुओं को पकड़ लेता है, तो क्या वह पुनः शाखा की ओर लौट सकता है? उसे बहुत सारे अनंत पोज की आवश्यकता है ताकि वह ग्रैंड लाइन पर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सके। इस तरह का रास्ता जो सिर्फ सीधी रेखा में ही चलता है, खास तौर पर साहसी लोगों के लिए बनाया गया था। अगर ईशान समुद्री लुटेरों का शिकारी बनना चाहता है तो ग्रैंड लाइन में ऐसे कई द्वीप हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, और सबाउडी द्वीपसमूह तो उनमें से एक है। यह न सिर्फ मरीन मुख्यालय के पास है, बल्कि सभी रास्तों का मिलन बिंदु भी है। सभी प्रकार के समुद्री डाकू अंततः वहां इकट्ठा होंगे। ईशान उनके वहां आने का इंतजार कर सकता है, फिर उन्हें खरगोशों की तरह पकड़ सकता है और उसे इनाम पाने का कोई रास्ता नहीं सूझेगा, क्योंकि मरीन मुख्यालय पास और सुविधाजनक है। केवल सबाउडी द्वीपसमूह को ही इयान का सच्चा स्वर्ग कहा जा सकता है। इसलिए उसके लिए यहां हिना से मिलना अच्छी बात है। उसके पास मरीन मुख्यालय द मरीनफोर्ड का इटर्नल पोज होना चाहिए। ईशान उसकी नाव में सीधे सबाउडी द्वीपसमूह जा सकता है। इसीलिए ईशान हिना के साथ यहीं रहा और आरव के साथ एक अलग रास्ता अपना लिया। एक तो हिना को व्यावहारिक कार्यों से साबित करना और यह सुनिश्चित करना कि वह उसके सिर पर इनाम रखने की रिपोर्ट दर्ज न कराए। दूसरा, मरीन के जहाज पर रहकर सीधे सबाउडी द्वीप जाना। यह सिर्फ उसकी और आरव की पहचान का फर्क नहीं है, हालांकि वह एक समुद्री डाकू था। आरव जोखिम उठा सकता है और एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक साहसिक यात्राएं करता रह सकता है। अगर उसके पास पैसा हो तो वह आगे बढ़ता रह सकता है। हालांकि ईशान ऐसा नहीं कर सकता। उसकी ताकत का विकास बहुत सारे पैसों पर निर्भर करता है। इसलिए दुर्भाग्य से उसे इन मजेदार साहसिक कारनामों से दूर रहना पड़ता है। बेशक सबाउडी द्वीप में कई अनजान चीजें हैं। यह मुख्यालय की नजर में है। वहां मरीन के प्रमुख हैं, सिर्फ एडमिरल ही नहीं बल्कि सेलेस्टियल ड्रैगन भी। अगर ईशान पर्याप्त सावधानी नहीं बरतता और किसी ऐसी चीज में उलझ जाता है जिसमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए, तो क्या इससे उसे कोई परेशानी होगी वगैरह।
इसलिए ईशान को जल्दी से कदम उठाने की जरूरत है। बहरहाल ईशान के लिए सबाउडी द्वीप जाना सबसे अच्छा विकल्प है। ग्राइंड करने के लिए एकदम सही जगह XD। उसकी बातें सुनने के बाद हिना कुछ देर तक चुप रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह फायदे नुकसान का आकलन कर रही हो। आखिरकार ईशान कोई मरीन तो था नहीं। उसे अपने ही एक युद्धपोत पर एक गैरमरीन को चढ़ने देने का आदेश दिया गया था। हिना को नहीं पता था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आखिर में हिना बोली, ठीक है, ये मेरी जान बचाने का इनाम है, लेकिन तुम्हारी गतिविधियों का दायरा सीमित होना चाहिए। युद्धपोत पर कुछ गोपनीय जगहें हैं और तुम वहां नहीं जा सकते। मुझे कोई आपत्ति नहीं। ईशान मुस्कुराया। हालांकि उस समय जब वह ईस्ट ब्लू में थे, उन्होंने तलवारबाजी प्रशिक्षक के नाम पर एक समुद्री जहाज लिया था, लेकिन वह अब जैसा नहीं था। यह मरीन मुख्यालय का एक मानक युद्धपोत है। ऐसा युद्धपोत उन्हें पहले भी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सवार होने की अनुमति देता था। यह ईशान के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यही वजह है कि वह एक समुद्री डाकू शिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए दृढ़ है। मरीन के साथ उसका रिश्ता थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अगर वह सचमुच समुद्री डाकू बन जाता है तो शायद वह इस जहाज पर ही रहेगा, बस एक कैदी के रूप में। इस बार ऐसा माना जा रहा था कि हिना के साथ उसका समझौता हो गया है, जिससे ईशान बहुत खुश था। ऐसा लगता है कि वह लगातार विभिन्न जहाज़ों, व्यापारी जहाज़ों, समुद्री डाकुओं के जहाज़ों और अब समुद्री युद्धपोतों के साथ घूमता रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कब अपनी नाव होगी। उस रात हिना ने ईशान के लिए एक कमरे का इंतजाम किया। कमरा बहुत छोटा था। यह एक सैनिक के लिए होना चाहिए था। हालांकि मरीन मुख्यालय के युद्धपोत विशाल होते हैं, उनमें बड़ी संख्या में लोग सवार होते हैं, इसलिए कमरे छोटे होने स्वाभाविक थे। ईशान इसे सहज ही स्वीकार कर सकता था। हिना और ईशान दोनों ने चुपचाप उस घटना का जिक्र नहीं किया जब वे समुद्र के पानी में गिरे थे। इसी तरह कैरोसेकी, समुद्री पत्थर, बेड़ियों वाली घटना का भी जिक्र नहीं किया गया। उस समय हिना का फायदा उठाने के लिए ईशान ने कैरोसेकी, समुद्री पत्थर, बेड़ियों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से आरव आसानी से बच निकला। यह उसके लिए बेहद अपमानजनक था। वह ईशान को बेड़ियां वापस नहीं कर सकी। ईशान को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। आरव से लड़ते हुए उसे पता चला कि उसकी नेन और हकी डेविल फ्रूट यूज़्स के लिए भी उतनी ही कारगर हो सकती हैं, इसलिए ईशान को फिर से कैरोसेकी इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर बार जब उसका सामना किसी शैतान फल उपयोगकर्ता से होता है तो इन हथकड़ियों का इस्तेमाल करना उतना कारगर नहीं है। इस तरह वह अनुभव कैसे हासिल कर सकता है या अपनी दक्षता कैसे बढ़ा सकता है। इस तरह रात बीत गई। अगली सुबह जब ईशान उठा तो उसने खबर सुनी कि मरीन्स ने उस युद्धपोत को पकड़ लिया है जिसे आरव ने कल रात पकड़ा था। इतने बड़े युद्धपोत के लिए ऐस की जनशक्ति उसे मुश्किल से भगा पा रही थी। इसलिए आधे रास्ते में आरव और उसके दल ने जहाज बदल लिए, एक छोटी नाव में सवार होकर चले गए, युद्धपोत के मस्तूल को क्षतिग्रस्त कर दिया और युद्धपोत को वहीं छोड़ दिया। समुद्री सैनिकों को समुद्री डाकुओं ने बांध दिया था, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खबर सुनने के बाद हिना के साथ साथ ईशान को भी राहत और सुकून मिला। हिना इस बार जो 3 युद्धपोत लेकर आई थी, उनमें से सिर्फ एक ही अच्छी हालत में था। बाकी 2 में से एक में एसएस फायर फिस्ट ने बड़ा छेद कर दिया था और दूसरे जहाज का मस्तूल भी नष्ट हो गया था। इसलिए उन्हें वापस जाकर उनकी मरम्मत करनी होगी। इसलिए समुद्री बल ने मरीन मुख्यालय में वापसी के बारे में सोचते हुए
अनंत पोज के मार्गदर्शन का पालन करना शुरू कर दिया। ईशान को नहीं पता था कि उन्हें लौटने में कितना समय लगेगा, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। रोजाना जब वह खाली होता तो मरीन के डेक पर तलवारबाजी और अपनी कला का अभ्यास करता। 2 दिन बाद हिना ने ईशान को जहाज पर पाया और उसे वांछित पोस्टर दिया। उस पर आरव की तस्वीर थी। ईशान को नहीं पता था कि मरीन उसे कहाँ और कैसे ले गए, लेकिन उस समय उन्हें आरव का पूरा नाम भी नहीं पता था, इसलिए उस पर सिर्फ फायर फिस्ट आरव लिखा था और उसके वांटेड पोस्टर पर लिखी राशि 90 मिलियन बेरीज थी। ईशान ने हिना को हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव के वांटेड बनते ही उस पर इतना बड़ा इनाम क्यों रखा गया। वो लोगिया डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करता है। हिना ने मुंह में सिगरेट दबाए ईशान को समझाया। इसलिए विभाग ने उसे बहुत महत्व दिया और जब मैंने उसकी शिकायत की तो मैंने यह भी बताया कि उसने हाओशोकु हकी का इस्तेमाल किया था। तो जब आखिरकार उसका इनाम तय हुआ तो वह बहुत ज्यादा निकला। हिना भी हैरान है। 90 करोड़। हम। ईशान ने इस इनाम को उत्साह से देखा और कहा, अरे यार, मैं तो इसे अभी पकड़ना चाहता हूं। इस मामले में हिना यह देखकर खुश होगी। सही कहा। ईशान को अचानक एक सवाल सूझा और उसने हिना की तरफ मुड़कर पूछा, अगर हम कहें कि अगर मरीन मेरे सिर पर इनाम रखें तो कितना होगा? नमस्कार दोस्तों, आशा है आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। आनंद लें और पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस दुनिया में इनाम की राशि एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। हालांकि यह धनराशि आवश्यक रूप से वांछित व्यक्ति की वास्तविक शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, लेकिन एक हद तक यह समुद्री लुटेरों की क्रूरता और खतरे की डिग्री को दर्शाती है। समुद्री लुटेरों के बीच तुलना लगभग उनके इनाम की राशि पर आधारित होती है, इसलिए आमतौर पर जब उनके इनाम की राशि बढ़ जाती है तो समुद्री लुटेरे लापरवाह हो जाते हैं। कम इनाम वाले समुद्री डाकू आमतौर पर ज्यादा इनाम वाले समुद्री डाकुओं के सामने खौफ खाते हैं और ये समुद्री डाकू खुद को श्रेष्ठ भी समझते हैं। इसे समुद्री डाकुओं के बीच वर्ग विभाजन माना जाता है। इस दिलचस्प घटना के कारण ही ईशान वास्तव में जानना चाहता था कि अगर वह वांछित समुद्री डाकू बन गया तो उसका इनाम कितना बड़ा होगा। यान का सवाल सुनकर हिना धूप का चश्मा पहने हुए अपनी डेक चेयर पर बैठ गई और बोली, ओह, तुम भी चाही जाना चाहती हो? क्या यह सिर्फ जिज्ञासा है? ईशान मुस्कुराया और बोला, हिना सुंदर बिजिन, बस मुझे यह समझने में मदद करो। ये बात छोड़ो। हिना ने एक कश लिया और ठंडे चेहरे से बोली, छोटे भाई, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं। तुम्हें मुझे सिर्फ नीचान बड़ी बहन कहकर बुलाना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने सकारात्मक स्वर में कहा, ईस्ट ब्लू में आपने जिन समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया है उनके अनुसार आप पर इनाम कम से कम 20 मिलियन बेरीज से ज्यादा है, लेकिन चूंकि आपने कोई परेशानी नहीं पैदा की है इसलिए यह कोई अच्छा आकलन नहीं है। इसलिए मैं बस इतना कह सकती हूं कि अगर आपको कभी वांछित घोषित किया गया तो आप पर इनाम 40 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेकैट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस जब वह वहां बस गई तो ईशान थोड़ा निराश हुआ। इक्के के 90 मिलियन की तुलना में यह अंतर दोगुने से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से लोगिया डेविल फ्रूट के उपयोगकर्ता ज्यादा मूल्यवान हैं। दरअसल ईशान भी यही सोच रहा था। हिना को इयान की ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दोनों के बीच सिर्फ एक बार ही मुकाबला हुआ था, यानी उसके रंक्यकू टेम्पेस्ट किक और उसके फ्लाइंग स्लैश के बीच टक्कर। हालांकि इस टक्कर ने हिना को इयान के इनाम में 2 करोड़ बेरीज बढ़ा दी,
जिससे पता चलता है कि वह अब भी ईशान को बहुत महत्व देती है। और भी कई बातें थीं जो हिना ने शामिल नहीं की। जब उसने इयान की जानकारी जानने के लिए मरीन मुख्यालय से संपर्क किया तो स्वाभाविक रूप से उसे स्मोकर की ईशान पर मूल्यांकन रिपोर्ट के बारे में पता चला। उसके एक शब्द मरीन के अधिकारियों को कोई आश्चर्य नहीं ने हिना को कई बातें याद दिला दी। यह भी इसी विचार पर आधारित है कि ईशान उसके जहाज पर साथ रहे। हिना की राय में ईशान जैसे लोगों को न तो समुद्री लुटेरों के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, न ही मरीन के रास्ते पर। इसलिए उसने इयान के इनाम के बारे में जितना हो सके कम बताने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि ईशान की महत्वाकांक्षाएं ऊंची अनुमानित इनाम राशि की वजह से बढ़े। ईशान को उसकी सोच का अंदाजा नहीं था। जैसे ही वह उसे नीचे रखकर सबाउडी द्वीपसमूह की स्थिति के बारे में बताने वाला था, युद्धपोत के मस्तूल पर बैठा पहरेदार अचानक चिल्लाया, कैप्टन हिना, आगे एक स्थिति है। हिना खड़ी हुई और पूछा, क्या हो रहा है? क्या यह कोई समुद्री डाकू समूह है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। पहरेदार ने दूरबीन पकड़कर आगे देखा और कहा, यह तो जहाज का मलबा लग रहा है। हिना संशय में जहाज के अगले हिस्से तक आई। ईशान और समुद्री सैनिकों का एक दल उसके पीछे पीछे गया। जैसे जैसे युद्धपोत आगे बढ़ता गया, पहरेदार की कही बात धीरे धीरे सबके सामने आती गई। जब वे जहाज के मलबे के पास पहुंचे तो एक लाश पानी की सतह पर तैर रही थी। शव एक टूटे हुए तख्ते पर पड़ा था, लेकिन उसकी पीठ पर एक लंबा घाव था जो समुद्री पानी से भर गया था। यह तो समुद्री डाकू है। हिना ने लाश के हाथ पर टैटू देखा तो चौंक गई और बोली, यह तो आयरन बोन पायरेट्स का आदमी है। इस बार हिना को मूल रूप से आयरन बोन पायरेट्स का शिकार करने का आदेश दिया गया था। हालांकि उसकी घेराबंदी नाकाम रही, फिर भी उसे आयरन बोन पायरेट्स का जॉली रवि अच्छी तरह याद है, इसलिए उसने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। जहाज पर मौजूद मरीन्स बहुत हैरान थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस लोहे की हड्डी वाले समुद्री डाकुओं के समूह को वे खोज रहे थे, वह अचानक यहां आ जाएगा। जैसे जैसे युद्धपोत आगे बढ़ते गए और भी लाशें दिखाई देने लगीं। बिना किसी अपवाद के वे सभी लौहड्डी वाले समुद्री लुटेरों के सदस्य थे। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो सभी ने एक टूटा हुआ जहाज देखा। जहाज का निचला हिस्सा तो ठीक था, इसलिए वह समुद्र में तैर सकता था, लेकिन पूरा पतवार गायब था, मानो किसी भीषण विस्फोट में उड़ गया हो। लौहड्डी वाले समुद्री डाकू लोग चारों ओर बिखरे हुए थे, धीरे धीरे समुद्री पानी के साथ बह रहे थे। अभी जांच करो। हिना ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, बचे हुए लोगों की तलाश करो। अगर कोई बचा हो तो उसे बचाओ और पूछो कि क्या उन्होंने देखा कि क्या हुआ। इसके अलावा लोहे की हड्डी वाले इविंग की तलाश करो और देखो कि क्या वह यहाँ है। मरीन ने तुरंत कार्रवाई की, डिंगी को नीचे उतारा और टूटे हुए जहाज को खेया। हिना ने पलटकर ईशान से पूछा, क्या यह तुम्हारे दोस्त आरव ने किया होगा? ईशान ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मान लीजिए कि वो चला गया और हमारे रास्ते पर ही चला गया। अगर ये सच भी होता तो भी उसने इतनी बेरहमी से कोई काम नहीं किया होता। यहाँ लौहड्डी वाले समुद्री लुटेरों के सभी सदस्य मृत शरीर थे और उनमें से अधिकांश को मुख्य रूप से एक तेज हथियार से काटा गया था, जो कि आरव के लिए असंभव है। मरीन सैनिकों की जांच पड़ताल के साथ और भी अजीबोगरीब स्थितियां सामने आईं। उन्हें जो लाशें मिलीं, उनमें से कई तो बच्चों जैसी लग रही थीं। हालांकि अजीब बात यह थी कि यद्यपि वे बच्चे थे, उनके शरीर पर लोहे की हड्डी वाले समुद्री डाकुओं के टैटू थे। जैसे
ही हिना और ईशान अविश्वास से शवों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या हुआ है। मरीन ने अंततः चिल्लाकर कहा कि उन्हें आयरन बोन इविन का शव मिल गया है। जैसे ही इविन का शरीर प्रकट हुआ, इसका मतलब था कि आयरन बोन पायरेट्स का सफाया हो गया था। हिना ने इविन की चोटों की बारीकी से जांच की और ईशान भी घृणा से देख रहा था। यह थोड़ा डरावना लग रहा था क्योंकि उसका शरीर भयानक लग रहा था। उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद था, मानो किसी मोर्टार को उसकी छाती पर दबाकर फिर दाग दिया गया हो। यह कैसे संभव हो सकता है? हिना उलझन में है। उसने भौहें चढ़ाई और कहा, आयरन बोन इविंग आयरन बोन डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करता है। वह अपने शरीर की हड्डियों को आजादी से नियंत्रित कर सकता है और उन्हें उजागर करके बोन आर्मर की एक परत बना सकता है जो स्टील की ढाल के बराबर है। मोर्टार के गोले तो दूर की बात है, युद्धपोत के तोप के गोले भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पास से दागे गए मोर्टार से उसे कैसे भेदा जा सकता है? इस मामले में कई सवालिया निशान हैं। इविन की घातक चोट ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वह निहत्था था और सीधे उसके शरीर में घुस गया था। इस समय ऐस का संदेह वास्तव में खारिज कर दिया गया था, लेकिन सवाल यह है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने आयरन बोन पायरेट्स पर हमला किया था। ईशान भी मन ही मन सोच रहा था कि लौहड्डी वाले समुद्री डाकुओं का समूह बहुत चालाक होगा। हिना अपनी सेना को लेबिरिंथ द्वीप पर घेरने और उन्हें दबाने के लिए ले गई, लेकिन उसका उनसे कोई सामना नहीं हुआ। इसके बजाय वे दूर एक जगह पर दिखाई दिए। यह देखा जा सकता है कि भूल भुलैया द्वीप के पास तथाकथित गतिविधियां लौहड्डी वाले समुद्री डाकुओं की झूठी खबर होंगी, लेकिन ये लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। हालांकि वे हिना के घेरे से बच निकले थे, दुर्भाग्य से यहाँ उनका सामना एक और दुश्मन से हुआ, जिससे पूरे समूह का सफाया हो गया। लेकिन क्या होगा यदि सोचने की एक अलग दिशा में लौहड्डी समुद्री डाकुओं का सामना अन्य यादृच्छिक दुश्मनों द्वारा गलती से नहीं किया गया था, बल्कि उनका जानबूझकर पीछा किया गया था? ईशान को इस तरह सोचने के लिए दोष मत दो। आमतौर पर समुद्री लुटेरों के बीच लड़ाई आमतौर पर ऐसी नहीं होती। यह मुख्य रूप से एक दूसरे के पैसे लूटने, फिर हारने वाले मुख्य कैडरों को मारने और अपने अधीनस्थों को भर्ती करके खुद को मजबूत करने के बारे में होती है। इसलिए लौहड्डी वाले समुद्री लुटेरों की त्रासदी केवल यह दर्शाती है कि उनके दुश्मन उनसे गहरी नफरत करते हैं। एक पूरे समुद्री डाकू समूह का पता लगाने और उसे मिटाने के लिए काफी विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है। आखिरकार यहाँ तक कि मरीन मुख्यालय की कैप्टन हिना भी भ्रमित थी। लेकिन कौन से समुद्री लुटेरों के पास मरीन जैसी खुफिया क्षमताएं हो सकती हैं? यह कहना मुश्किल है। हो सकता है कि हो, लेकिन ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से में ऐसी खुफिया क्षमता वाले समुद्री लुटेरे शायद ही कभी दिखाई देते हों। हिना के विचार इयान के समान ही थे, इसलिए वह भी बहुत उलझन में थी। तभी एक नौसैनिक अचानक दौड़कर आया और उत्साहित होकर बोला, कैप्टन हिना, आखिरकार मुझे एक सुराग मिल ही गया। देखो, हमें यह मिल गया। समुद्री सैनिक, जिसके हाथ में एक फटा हुआ काला कपड़ा था, ने उसे खोला और भीड़ को दिखाते हुए कहा, यह वही है जो हमें लोहे की हड्डी वाले समुद्री लुटेरों के एक सदस्य के हाथ में मिला है। लगता है उसने इसे अपने विरोधी के कपड़ों से फाड़कर मरने से पहले निकाला था। हिना और ईशान ने ऊपर देखा तो काले कपड़े को खोलने पर उस पर एक आकृति बनी हुई थी, मानो किसी तेज तलवार से छेदी गई खोपड़ी हो। यह किसी समुद्री डाकू समूह के झंडे जैसा दिखता है, लेकिन अगर उन्होंने पैटर्न के अर्थ के अनुसार इसे सही ढंग से समझा तो यह थोड़ा अलग है, जिसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि वे समुद्री डाकुओं को मार रहे हैं।
हिना ने डिजाइन को काफी देर तक देखा और ईशान की तरह ही उसी नतीजे पर पहुंची। उसे लगा कि यह किसी खास समुद्री डाकू समूह का निशान तो नहीं लग रहा। कुछ सोचने के बाद वह खड़ी हुई और बोली, हिना, इस मामले की सूचना मुख्यालय को देनी होगी। तुम घटनास्थल की तलाशी लेते रहो। हाय, मरीन ने तुरंत जवाब दिया और फिर से काम पर लग गए। हिना केबिन में वापस चली गई। ईशान ने इधर-उधर देखा तो पाया कि सभी मरीन सैनिक इस समय व्यस्त थे। किसी का उस पर ध्यान नहीं था, इसलिए वह नजरें घुमाकर चुपचाप केबिन में घुस गया। उसने मुख्यालय को भेजी गई हिना की रिपोर्ट पर कान लगाकर सुनने की योजना बनाई। क्योंकि केबिन में अन्य मरीन भी थे, इसलिए ईशान ज्यादा देर तक वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्द ही बाहर आ गया। हालांकि वह बाहर तो आ गया, लेकिन उसकी आंखों में गहरा सदमा था। हिना का ध्यान लौहड्डी वाले समुद्री डाकू समूह की वजह